हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आई एंड ईयर डिसऑर्डर्स। ये हमारी थर्ड यूनिट है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 676। During the early post-operative period, a client who has undergone a cataract extraction complained of nausea and severe eye pain over the operative site. What should be the initial nursing action? तो हमारे पास पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसकी कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन हुई है। वो बोल रहे हैं कि उसे नोज़िया हो रहा है और बहुत ज़्यादा आइज़ में पेन हो रही है ऑपरेटिव साइड पे। तो हमारा इनिशियल एक्शन क्या होना चाहिए? सो फर्स्टली यू पीपल शुड नो व्हाट इज़ कैटरैक्ट। सो कैटरैक्ट में क्या होता है? क्लाउडी और थिक और ओपेक ऑफ लेंस, राइट? या तो लेंस क्लाउडी होगा या थिक होगा या ओपेक होता है लेंस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? कैटरैक्ट होता है। तो इसके लिए कैटरैक्ट के लिए सर्जरी की जाती है, दैट इज नोन एज फैको इमल्सिफिकेशन। फैको इमल्सिफिकेशन, राइट? सो ये है कैटरैक्ट की सर्जरी का नाम। तो ये सर्जरी की जाती है कैटरैक्ट में। तो जब ये सर्जरी की जाती है तो इसमें क्या होता है? इसमें कैटरैक्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। और जो ये सर्जरी होती है इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन फिल किया जाता है, राइट? और उसकी वजह से भी इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकते हैं, राइट? जब ऑप्टिक नर्व डैमेज होंगी तो ऑप्टिक नर्व डैमेज की वजह से क्या हो सकता है? ग्लूकोमा हो सकता है पेशेंट में, राइट? सो ग्लूकोमा की वजह से क्या होगा? पर्सन में परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है, राइट? तो क्या होता है इसमें? इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन हम फिल करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी में, ठीक है? सॉल्ट सॉल्यूशन हम इंसर्ट करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। और जब इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व्स क्या होंगी? डैमेज हो सकती हैं, राइट? डैमेज हो जाएंगी ये। उसके बाद क्या होगा? इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है और परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। सो मेनली जो हमारा ओवरऑल जो इसका हमारा कंक्लूज़न निकल रहा है वो ये है कि कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं तब इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो हमने पेशेंट को इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं वो हमने पेशेंट को पहले ही बता देना है कि अगर आपको ये सिम्टम्स शो होते हैं तो आपने इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। बिकॉज उसकी वजह से क्या हो सकता है? इंट्राऑकुलर प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती हैं और परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है, राइट? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कॉल द सर्जन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन कि हमने क्या करना है? हमने सीधा किसको बुलाना है? सर्जन को बुलाना है, क्योंकि हमें पता है कि जो पर्सन सिम्टम बता रहा है नोज़िया एंड सीवियर आई पेन वो किसकी वजह से हो रहे हैं? वो हो रहे हैं इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर की वजह से। देन इस कंडीशन में हमने इमीडिएटली सर्जन को इन्फॉर्म करना है। री इंश्योर द क्लाइंट दैट दिस इज़ नॉर्मल। ये नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है तो हम री एश्योरेंस क्यों देंगे? एज अ नर्स हमने फॉल्स री एश्योरेंस नहीं देनी है पेशेंट को, राइट? टर्न द क्लाइंट ऑन टू हर और हिज ऑपरेटिव साइड। तो हमने ऑपरेटिव साइड को की तरफ हमने मूव नहीं करना है पेशेंट को, और हमने मेडिकेशन एंटीमेटिक्स हमने उस टाइम नहीं देनी है, क्योंकि हमें पता है ये सिम्टम किस चीज़ की हैं? इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर के
ही सिम्टम है, तो इस कंडीशन में हमने सीधा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 677। द नर्स इज डेवलपिंग टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट विद ग्लूकोमा। विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर? तो नर्स प्लान कर रही टीचिंग प्लान कर रही है किसके लिए? ग्लूकोमा के पेशेंट के लिए। तो कौन से इंस्ट्रक्शन उसने अपने प्लान में इंक्लूड करनी है? सो ग्लूकोमा में क्या होता है? ग्लूकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होता है हमारा? 10 to 21 mm ऑफ Hg। ये हमारा नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर है। तो ग्लूकोमा में ये प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ये मोर देन 50 भी सम पेशेंट में आ जाता है। तो इन पेशेंट में हमने क्या करना होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि इंट्राओकुलर प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो ऑप्टिक नर्व्स को वो डैमेज करता है। ठीक है, तो ग्लूकोमा में क्या होता है? ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती हैं किसकी वजह से? जब इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हम पेशेंट को मेडिकेशन हम देते हैं और वो मेडिकेशन पर्सन को लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। सो इसमें एक मेडिकेशन है जो हम देते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, राइट? कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो ये मेडिकेशन हम पेशेंट को देते हैं और ये मेडिकेशन पर्सन को लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, राइट? लाइफ लॉन्ग पर्सन इस मेडिकेशन को लेगा। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये डिक्रीज करती है इंट्राओकुलर प्रेशर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, राइट? सो जब हम ये मेडिकेशन देते हैं तो हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने सॉल्ट इनटेक कम लेना है और फ्लूइड इनटेक भी आपने कम करना है, राइट? तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसकी वजह से आपका और ज़्यादा इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। क्या करना है? सॉल्ट इनटेक एक तो डिक्रीज़ करनी है, राइट? और क्या करना है? और वाटर इनटेक क्या करनी है? डिक्रीज़ करनी है। तो ये दोनों चीज़ें इस मेडिकेशन के टाइम हमने क्या करनी है? डिक्रीज़ करनी है। सो हमारा ऑप्शन है अवॉइड ओवर यूज ऑफ द आई। नो, ये इनकरेक्ट है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन द डाइट। तो सॉल्ट इनटेक हमने कब करना है? जब हम ये मेडिकेशन दे रहे हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर पेशेंट को दे रहे हैं, राइट? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि आई मेडिकेशन विल नीड टू एडमिनिस्टर फॉर लाइफ, राइट? एंड डिक्रीज फ्लूइड इनटेक टू कंट्रोल द इंट्राओकुलर प्रेशर। यस, इंट्राओकुलर प्रेशर के लिए हमने क्या करना है? फ्लूइड हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने कम लेना है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये भी हमारा करेक्ट है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड डिक्रीज द फ्लूइड इनटेक, ये सारे करेक्ट हैं। बट जो हमारा मेन प्रायोरिटी है वो ये रहेगी कि पर्सन को बोलना है मेनली आपने इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए जो आप मेडिकेशन ले रहे हो वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलेंगी। ये तो लाइफ लॉन्ग की बात होगी। और जो सॉल्ट हो गया एंड फ्लूइड इनटेक हो गया, राइट? ये इंट्राओकुलर प्रेशर को क्या करती है? ये डिक्रीज करती है। तो ये सम हाउ डिक्रीज करेगी उसको, इंट्राओकुलर प्रेशर को। बट उनको मेडिकेशन ये लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर पर्सन ये मेडिकेशन लेता है तो उस टाइम पर्सन को सॉल्ट इनटेक भी कम करना पड़ेगा और साथ में वाटर इनटेक, मीन्स साथ में मेडिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लूकोमा पेशेंट, राइट? सो उसके बाद एक तो एक साइड आ गई हमारी मेडिकेशन और एक साइड आ जाएंगे हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस। सो जो ये दूसरी चीज़ें आती हैं हमारी, डिक्रीज ओवर यूज़ ऑफ आइज़ एंड डिक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड डिक्रीज सॉल्ट अमाउंट, तो ये आते हैं हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस में। तो ग्लूकोमा में आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो मेडिसिन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्लूकोमा का, और ये पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि पेशेंट 1 मंथ लेगा या 3 मंथ लेगा या 1 ईयर लेगा, उसको वो मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग ही लेनी पड़ेगी, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड. So next question is question number 678. The nurse is performing an admission assessment on a client with a diagnosis of detached retina. Which sign or symptom is associated with this eye problem?
तो नर्स परफॉर्म कर रही है, एडमिशन असेसमेंट परफॉर्म कर रही है पेशेंट की, जिसका डिटैच्ड रेटिना है। ठीक है, तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स ये प्रॉब्लम शो करते हैं? सो रेटिना अटैच होता है हमारे कोरॉइड टिश्यू के साथ। ठीक है, सो कोरॉइड टिश्यू के साथ रेटिना अटैच होगा। जब रेटिना वहाँ से डिटैच होगा तो पर्सन को एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट, लाइक सेंस ऑफ कर्टेन फॉलिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ विजन, कि पर्सन को लगेगा कि या तो शेडो कोई गिर रही है या कोई कर्टन, जैसे कर्टन गिरता है कि वैसे उसके विजन के आगे से कुछ ऐसी चीज़ गिर रही है। तो ये मेन सिम्टम होता है डिटैच रेटिना का, कि पर्सन को क्या लगेगा, उसको लगेगा कि कर्टन फॉल हो रहा है उसके विजन फील्ड में, या तो कोई शेडो वहाँ से निकल रही है, राइट। सो ये मेन सिम्टम होता है हमारा डिटैच रेटिना का। सो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, टोटल लॉस ऑफ विजन। नहीं, इसमें विजन लॉस नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज द पेन भी पर्सन को इसमें नहीं होगी, पेन लेस होगा ये, राइट, कि पर्सन को सिर्फ सेंस ऑफ कर्टेन फॉलिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ विजन उसको फील होगा, राइट। येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, ये भी इसका सिम्टम नहीं है। तो इसका सिम्टम क्या है, अ सेंस ऑफ कर्टेन फॉलिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ विजन। आप नॉर्मली ये चीज़ सोचो कि रेटिना किसके साथ अटैच होता है, कोरॉइड टिश्यू के साथ अटैच होता है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ अटैच होती है और जब वहाँ से वो डिटैच होती है, ठीक है, कोई चीज़ है वो इस चीज़ के साथ अटैच है और ये यहाँ से डिटैच होगी, यहाँ से ये क्या हो रही है, डिटैच हो रही है, ये नीचे को आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें कैसा फीलिंग होगी कि कुछ नीचे गिर रहा है और आगे हमारी सपोज इस साइड हमारी क्या है, इस साइड आइस है, विजन है। तो हमें क्या लगेगा, यहाँ से अगर कुछ गिर रहा है तो हमें क्या लगेगा कि हमारी आंखों के आगे से कुछ गिर रहा है, कि या तो कर्टन फॉल हो रहा है या तो कोई शेडो आ रही है, राइट। So next question is question number 679. The nurse is performing an otoscopic examination on a client with mastocytosis. On examination of the tympanic membrane, which finding should the nurse expect to observe? तो नर्स परफॉर्म कर रही है ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, पर्सन का मेस्टोडाइटस है पर्सन को। ऑन एग्जामिनेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कौन सी फाइंडिंग वो एक्सपेक्ट करेगी मेस्टोडाइटस के पेशेंट में? तो नॉर्मली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कलर क्या होता है, कलर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज क्ले कलर, राइट। क्ले कलर होता है नॉर्मली, राइट। तो अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, रेड कलर होगा, रेड रेड होगा, राइट। डल डल होगा एंड थिक होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इमोबाइल होगी, मूव नहीं कर पाएगी, राइट, एंड इमोबाइल होगी, मूव नहीं कर पाएगी, राइट। एंड पेन होगी पर्सन को बिहाइंड द ईयर, ठीक है, कान के पीछे पर्सन को क्या होगी, पेन होगी विद मिनिमल मूवमेंट, थोड़ा सा भी मूवमेंट करेगा तो उसको क्या होगी, पेन होगी। तो हमारे ऑप्शन क्या है, पिंक कलर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नो, पिंक कलर की नहीं होगी। पर्ली कलर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नो, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर नो, अ डल रेड, रेड डल थिक एंड इमोबाइल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। एंड क्या होगा साथ में, पेन होगी पर्सन को बिहाइंड द ईयर विद मिनिमल मूवमेंट। तो ये आते हैं हमारे सिम्टम ऑफ मेस्टोडाइटस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 680. अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द इनर ईयर. Which is the most common client complaint associated with a problem involving this part of the ear? क्लाइंट है उसको डायग्नोज किया, क्लाइंट डायग्नोज हुआ है विद द प्रॉब्लम ऑफ इनर ईयर, इनर ईयर की उसकी कोई प्रॉब्लम है। तो कौन से मोस्ट कॉमन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन क्लाइंट कंप्लेंट, कि कौन सी मोस्ट कॉमन क्लाइंट कंप्लेंट है जो एसोशिएट करती है प्रॉब्लम विद इनर ईयर, ठीक है, कि कौन से सिम्टम हमें कौन से सिम्टम बता रहे हैं कि इनर ईयर की प्रॉब्लम है, राइट। तो इनर ईयर टिनाइटस जो है वो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है क्लाइंट की इनर ईयर की,
राइट। सो इनर ईयर में मोस्टली क्या होता है, टिनाइटस होता है, ठीक है। तो टिनाइटस इनिशियली में तो क्या होता है, इनिशियली में होता है पर्सन को उसमें रिंगिंग सेंसेशन होती है, ठीक है। रिंगिंग सेंसेशन होगी और क्या होगा, रिंगिंग सेंसेशन होगी, वो कुछ दिनों तक, सम डेज तक वो क्या होगी, अननोटिस होगी, पर्सन को पता भी नहीं होगा कि मेरे को ऐसे रिंगिंग सेंसेशन हो रही है, अननोटिस होगी। उसके बाद वो इंक्रीज 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 होती रहेगी, डे बाय डे वो इंक्रीज होती रहेगी और वो इतनी लाउड होगी जैसे रोरिंग साउंड होगी, राइट। सो उसके बाद रोरिंग साउंड होगी, राइट। तो ये क्या है, ये शो करता है हमें टिनाइटस, ठीक है। तो जो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से पर्सन को थिंकिंग में प्रॉब्लम आती है एंड अटेंशन स्पैन पर्सन का डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनर ईयर, तो मोस्टली हमने फोकस करना है इनर ईयर कि इनर ईयर की क्या प्रॉब्लम है। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पुराइटस, सो पुराइटस इनर ईयर की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये है इनकरेक्ट। टिनाइटस, सो टिनाइटस जो है वो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होती है, मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है क्लाइंट की जो ऑटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं पेशेंट के। और इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है इनर ईयर, इसमें इन्वॉल्व होता है। एंड हियरिंग लॉस नो, एंड बर्निंग इन द ईयर नो। तो ये जो है, ये जो प्राइटस हो गया, हियरिंग लॉस, बर्निंग इन द ईयर, ये इनर ईयर की प्रॉब्लम नहीं है। इनर ईयर की प्रॉब्लम क्या है, टिनाइटस। सो टिनाइटस में क्या होगा, टिनाइटस में इनिशियली रिंगिंग सेंसेशन होगी, कि पर्सन को लगेगा उसको कि घंटे की आवाज़ जैसे सुनाई देगी, ठीक है, घंटे की आवाज़ सुनाई देगी और कुछ दिनों तक वो पर्सन उसको नोटिस नहीं करेगा, राइट। फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होती रहेगी, जैसे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इन रोरिंग साउंड में, ठीक है। तो उसकी वजह से पर्सन को क्या होगा, अटेंशन स्पैन पर्सन का पुअर होगा और पर्सन की थिंकिंग भी इसमें पुअर होगी, थिंकिंग प्रॉब्लम आएगी एंड अटेंशन प्रॉब्लम आएगी, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, टिनाइटस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 681। The nurse is performing an assessment on a client with a suspected diagnosis of cataract. Which client manifestation should the nurse expect to note in the early stage of cataract information? तो क्वेश्चन में पूछा गया है, नर्स परफॉर्म कर रही है असेसमेंट क्लाइंट के लिए, जो सस्पेक्टेड डायग्नोस उसका क्या है, कैटरैक्ट है। तो कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नर्स एक्सपेक्ट करेगी अर्ली स्टेज ऑफ कैटरैक्ट में, ठीक है। अर्ली स्टेज है कैटरैक्ट की पेशेंट की, नर्स उसकी असेसमेंट कर रही है, तो नर्स क्या सिम्टम एक्सपेक्ट करेगी पेशेंट में इन अर्ली स्टेज ऑफ कैटरैक्ट। सो कैटरैक्ट में मैंने आपको बताया कि इसमें ओपेक, आई लेंस ओपेक हो जाता है, ठीक है। ओपेक मीन्स क्लियर हो जाता है या ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आई लेंस क्लियर है या ट्रांसपेरेंट है, राइट, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से पर्सन में ब्लर विजन होगा, ठीक है, ब्लर विजन होगा। कलर परसेप्शन पर्सन की पुअर होगी, राइट। कलर परसेप्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी, ब्लर विजन होगा एंड कलर परसेप्शन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट, परसेप्शन, राइट। सो हमारा क्वेश्चन, हमारे ऑप्शन है डिप्लोपिया, ये इसमें नहीं होगा, ये इसके सिम्टम नहीं है। आई पेन इसका सिम्टम नहीं है। फ्लोटिंग स्पॉट इसका सिम्टम नहीं है। तो इसका सिम्टम क्या है, ब्लर विजन। तो अर्ली स्टेज में, कैटरैक्ट के अर्ली स्टेज में मेन सिम्टम क्या आएंगे, ब्लर विजन एंड कलर परसेप्शन विल बी डिक्रीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 682। A client arrived in the emergency department following an automobile crash. The client's forehead hit the steering wheel and a hypema is diagnosed. The nurse should place the client in which position? तो हमसे पूछा गया है कि एक पर्सन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, ऑटोमोबाइल क्रैश हुआ है, क्लाइंट का फोरहेड कहाँ लगा है, स्टीयरिंग व्हील पे, उसकी वजह से हाइफमा डायग्नोस्ड हुआ है, राइट। द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन। तो हाइफमा में हम कौन सी पोजीशन पर्सन को देंगे,
सो हाइपमा क्या है? रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन एंटीरियर चैम्बर ऑफ आइज। ठीक है, क्या होंगे इसमें हाइपमा में? ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे। और क्या होगा इसमें? जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से रेड ब्लैक कलर का स्पॉट आइज में आ जाएगा। राइट, रेड ब्लैक कलर का स्पॉट, रेड ब्लैक स्पॉट। सो ये किसकी वजह से आएगा? क्योंकि ब्लड वेसल्स रप्चर हुई हैं। तो ये रिजॉल्व होता है विद इन अ वीक ये रिजॉल्व हो जाएगा। राइट, तो वीक के अंदर अंदर ये रिजॉल्व हो जाता है। और इसकी प्रिवेंशन के लिए इसमें हम पर्सन को बेड रेस्ट से ट्रीट करते हैं। बेड रेस्ट में हम सेमी फॉलर पोजीशन पर्सन को देते हैं सो दैट हम ग्रेविटी को असेस कर सकें। ठीक है, असिस्ट कर सकें हम ग्रेविटी को कि हाइपमा को हम दूर रख सकें ऑप्टिमल सेंटर ऑफ द कॉर्निया। राइट, कि जिससे क्या होगा, अगर हम सेमी फॉलर पोजीशन देंगे तो ग्रेविटी असिस्ट करेंगे और जिससे एडिमा को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं वीनस रिटर्न। राइट, सो हमारा ऑप्शन में है, फर्स्ट वन इज़ द फ्लैट इन द बेड, नो, अ सेमी फॉलर पोजीशन येस, एंड द लेटरल नो, एंड लेटरल ऑन द अनअफेक्टेड साइड नो। तो इसमें मेनली पोजीशन पे ही फोकस किया गया था कि पोजीशन हम कौन सी पोजीशन इसमें पेशेंट को देंगे। हाइपमा क्या है? हाइपमा इज़ द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स in anterior chamber of the eye that may lead to red black spot। ठीक है, और ये जो रेड ब्लैक स्पॉट है विद इन अ वीक ये रिजॉल्व हो जाता है। इसको सिर्फ हम ट्रीट कर सकते हैं बेड रेस्ट के थ्रू, और बेड रेस्ट में हम पर्सन को कौन सी पोजीशन देंगे? सेमी फॉलर पोजीशन देंगे सो दैट हम एडिमा से प्रिवेंट कर सकें और वीनस रिटर्न को हम वीनस रिटर्न को हम इंक्रीज कर सकें। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 683। The client sustained a contusion of the eyeball following a traumatic injury with blunt object. Which intervention should be initiated immediately? तो आई बॉल का कंट्यूजन हुआ है पर्सन को आई बॉल में, एंड फॉलोइंग अ ट्रॉमेटिक इंजरी विद ब्लंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। राइट, सो कौन सी इंटरवेंशन हम इमीडिएटली देंगे? इमीडिएटली इंटरवेंशन हमारी क्या होगी? अप्लाई आइस टू द अफेक्टेड आई, irrigate the eye with cool water, notify the primary healthcare provider, accompany the client to the emergency department। तो कंट्यूजन क्या है? कंट्यूजन इज एन इंटरनल ट्रॉमा ऑफ द आई। राइट, सो हमारा इमीडिएट एक्शन क्या होगा? अप्लाई करनी है हमने आइस सो दैट हम डिक्रीज कर सके चांस ऑफ एडिमा। राइट, कि आइस में एडिमा ना हो, हैमरेज ना हो। तो उसके लिए हमारी अर्ली इंटरवेंशन क्या होगी? टू अप्लाई द आइस। उसके बाद हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हॉस्पिटल पेशेंट को लेके आएंगे और उसके बाद फिजिशियन देखेंगे कि और कोई अदर इंजरीज तो नहीं हुई है पर्सन में। राइट, so first one is the apply ice to the affected eye, yes, irrigate the eye with cool water। तो हमने इरिगेट नहीं करना है पर्सन की आइज़ को, नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, वो हम लेटर करेंगे। इमीडिएटली ये एक्शन नहीं होंगे। कंपनी द क्लाइंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, नो, हमसे इमीडिएट पूछा गया है, ये भी इंटरवेंशन में आएगा बट ये सारे इंटरवेंशन में कब बाद में आएंगे। सबसे पहला इमीडिएटली एक्शन कि आपके पास कोई पेशेंट है या आपके आस पड़ोस में किसी को आई कंट्यूजन हुआ है, आई बॉल कंट्यूजन हुआ है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 684। A client arrived in the emergency department with a penetrating eye injury from wood chips that occurred while cutting wood. The nurse assessed the eye and note a piece of wood protruding from the eye. What is the initial nursing action? तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पर्सन आया है,
पेंट्रेटिंग इंजरी है आई की, वुड चिप की, कि वो लकड़ी काट रहा था और वो लकड़ी जो है वो पेंट्रेट होगी आई में, उसकी वजह से आई इंजरी होगी। द नर्स असेस द आई, नर्स ने आइस को देख लिया, देखा उसने कि पीस ऑफ वुड प्रोट्रूड हो रहा है आइस में। तो आपका इनिशियल एक्शन क्या होगा? अप्लाई एन आई पैचेस, परफॉर्म विजुअल एक्यूटी टेस्ट, irrigate the eye with sterile saline, remove the piece of wood using a sterile eye clamp। तो हमसे इसमें इनिशियल नर्सिंग एक्शन पूछा गया है। इनिशियल नर्सिंग एक्शन, तो हमारा इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्योंकि पेंट्रेटिंग कटिंग वुड है, राइट, मीन्स पीस ऑफ वुड प्रोट्रूड हो रहा है वहाँ पे आइस में। तो हमने क्या करना है, हमने उसको छेड़ना नहीं है, राइट, कि जो भी वुड का पीस है उसको हमने छेड़ना नहीं है। अगर हम उसको छेड़ेंगे किसी भी टाइप से, अगर हम उसको हिलाएंगे तो उसकी वजह से अदर इंजरी भी पर्सन को हो सकती है, राइट, कि फर्दर टीयरिंग हो सकती है कॉर्निया में। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको हमने टच नहीं करना है, राइट, उसको सिर्फ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ही रिमूव कर सकते हैं, तो हमने उसको टच नहीं करना है। सो हमारे ऑप्शन है अप्लाई एंड आई पैचेस, नो, अगर हम आई पैच यूज़ करेंगे तब भी फर्दर टीयरिंग हो सकती है। परफॉर्मिंग विजुअल एक्यूटी टेस्ट, तो अगर हम विजुअल एक्यूटी टेस्ट करेंगे तो उसमें टीयरिंग नहीं होगी। इरीगेट द आई विद स्टेराइल सलाइन, अगर स्टेराइल सलाइन से हम इरीगेट करेंगे उसमें भी वो उसकी मूवमेंट हो सकती है, उसकी वजह से भी फर्दर टीयरिंग हो सकती है। रिमूव द पीस ऑफ वुड यूजिंग द स्टेराइल आई क्लैम्प, तो आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो, राइट, कि इसको सिर्फ फिजिशियन ही रिमूव कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा? परफॉर्म विजुअल एक्यूटी टेस्ट, क्योंकि इसमें हम इसमें वो मूवमेंट नहीं होगी उसकी ऑब्जेक्ट की, राइट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।